हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग की हिस्ट्री की 8वीं क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने 7 क्लास देख लिया है। पर क्लास में 15 क्वेश्चन तो स्क्रीन पे लिखे थे, 3-4 क्वेश्चंस मैंने हर बार होमवर्क कराए हैं। आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं होमवर्क में, ये सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन बात होती है। देखो, अभी जब एक बार हिस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी तो हिस्ट्री को मैं जुड़वा के एक क्लास बनवा दूंगा। ठीक है, उसको आप लोग एक बार अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। और क्लासेस अगर अच्छी लग रही हो, टाइम टू टाइम 8:30 पे आपकी क्लास जा रही है। जैसे भी हो कोशिश करिए, अगर प्रीमियर देखेंगे वीडियो तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। एक बार कमेंट बॉक्स में लोग बता भी सकते हैं कि सर 15 में से मेरे 14 सही हुए हैं, 13 सही हुए हैं, 12 सही हुए हैं, 10 सही हुए हैं। एक बेहतरीन एनालिसिस करिए। होमवर्क जो दिया जा रहा है, प्लीज़ होमवर्क का आंसर जरूर दो। मैं सिंगल क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दे रहा हूँ जो PYQs में नहीं पूछे गए, मैं ऐसे गारंटेड के साथ कहता हूँ। और मैं ये भी बताऊँ कि इसकी अगर 50 से 55 क्लासेस चलने वाली हैं, 60 भी हो सकती है। इस 60 क्लास को जिसने देख लिया, पेपर में कम से कम 25 क्वेश्चन डायरेक्ट कर दिया आएगा, 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्टली करके आएगा। ठीक है, तो फोकस रहो, नोट्स बनाओ, इस बात पे विश्वास रखो। आते हम लोग अपनी पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देखने के पहले एक तो कल मैंने एक होमवर्क दिया था। ठीक है, वो पहला क्वेश्चन है जो मैंने होमवर्क दिया था। एक क्वेश्चन होमवर्क से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो कि 2023 में PYQs में क्वेश्चन बन गया था। आगे तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा इसको, बट आप लोग बता दीजिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं पूछता रहूँगा। क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित कुछ वुमेन्स का नाम मैं लिख रहा हूँ। देना है क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में, 1942 में हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट से निम्नलिखित में से कौन सी वुमेन एसोसिएटेड नहीं है, संबंधित नहीं है? आपको इसका आंसर देना है। मैं 4 वुमेन्स का नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए पहली हो गई, आपकी हो गई शांति घोष। और जो संबंधित नहीं है वो कहां से संबंधित है ये भी बता देना। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन ले लो आप। ठीक है, मातंगिनी हजारा। थर्ड नंबर ऑप्शन ले लो आप लोग, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली के बारे में तो क्वेश्चन भी आ गया है, पढ़ाया भी हूं मैं। और अगला ऑप्शन ले लो आप, कनकलता बरुआ। ठीक है, कनकलता बरुआ। ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास। इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है? ठीक है, जो भी आपको नॉट एसोसिएटेड मैंने पूछा है, ये क्लियर दिमाग रखना, कौन संबंधित नहीं है। लो मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये तो होमवर्क हो गया। ये कमेंट में कंफर्म बताना है। ठीक है, ये 2 डेज होमवर्क ऐसे करता चलूंगा, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक, आते हम लोग अपने पहले नंबर क्वेश्चन पे। देखो, मुगल पीरियड में क्या हुआ था कि भैया जो एजुकेशन है थोड़ा उस पर भी काम किया गया, खासतौर पे मुस्लिम न्यायशास्त्र पे अच्छा खासा काम किया गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कि एक यहाँ पे कहाँ के मदरसों ने न्याय शास्त्र की पढ़ाई, मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की है। उसकी आंसर आपको कमेंट करना है कि कहाँ के मदरसे, मतलब वो लोकेशन कौन सी थी जहाँ के मदरसों ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की हुई है। उसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, उसका आंसर आपको कमेंट करना है। लखनऊ, दिल्ली, सियालकोट या हैदराबाद। लखनऊ, दिल्ली, सियालकोट या हैदराबाद। लखनऊ में ध्यान देना, लखनऊ में कई मदरसे थे। फॉर एग्जांपल आपका लखनऊ में एक मदरसा आपको फिरंगी महल करके सुनने को मिलता है। फिरंगी महल जो था वो न्याय शास्त्र की ही पढ़ाई के लिए ध्यान देना है, फेमस मकबरा था। इसके साथ मदरसा था सियालकोट, दिमाग में रखना है, सियालकोट व्याकरण की शिक्षा के लिए फेमस था। देखो, सियालकोट तो था, ये व्याकरण की शिक्षा के लिए फेमस था, व्याकरण एजुकेशन के लिए, व्याकरण की शिक्षा के लिए। लेकिन लखनऊ जो था वो न्याय शास्त्र की पढ़ाई के लिए काफ़ी फेमस था, मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई के लिए काफ़ी फेमस था। तो इसका आंसर कल होमवर्क था, आंसर नंबर ए है। बहुत इसमें सोचना नहीं है कि अब दिल्ली का क्या होगा, हैदराबाद एक्सप्लेन करो। कोई है जो दिल्ली एक्सप्लेन कर सके, हैदराबाद एक्सप्लेन करे? आप बता सकते हो। हैदराबाद को मुगलों से, जब मुगलों का पतन होता है 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद लेटर मुगल पीरियड स्टार्ट होते हैं। तो होगा क्या कि जो क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव होगा, ठीक है, अवध, हैदराबाद, बंगाल, तो हैदराबाद का उद्भव किसने किया? ठीक है, हैदराबाद के का उद्भव किसने किया, यानी इसका संस्थापक पूछ लें कौन है। ठीक है, तो आपको बता देना है। ठीक है, किस संदर्भ में पूछ रहा हूं वो मैं क्लियर कर दिया।
अगला आपका एक टॉमस मुनरो के ऊपर क्वेश्चन है, टॉमस रो के ऊपर नहीं सर, टॉमस मुनरो के ऊपर क्वेश्चन है। टॉमस मुनरो का रेवेन्यू में एक अच्छा पकड़ था, ठीक है। मद्रास में हमको पता है कि अंग्रेजों ने क्या किया था, ब्रिटिश इंडिया जो थी उसमें रेवेन्यू सिस्टम कई पार्ट्स में लगाए थे, कई प्रकार के रेवेन्यू सिस्टम लगाए थे। जैसे सबसे पहले उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लगाया, जिसको हम लोग अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं। इसमें इसी अस्थायी बंदोबस्त से आपका संबंध है सूर्यास्त कानून का संबंध है, ठीक है। बाकी इसकी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो आगे हम लोग देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसी तरीके से एक व्यवस्था आती है जिसको हम लोग कहते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो जब हम लोग बात करते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त की, यहाँ पे मैं लिख दूँ रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तो रैयत मतलब मेरे दोस्त मेरे भाई ध्यान देना क्या होता है, रैयत मतलब होता है किसान, ठीक है। यानी एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें टैक्स किससे लिया जाता था, किसानों से लिया जाता था। और जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें जमींदार की भूमिका थी, ठीक है। परमानेंट सेटलमेट आपके ध्यान देना यूपी में भी लागू था, बनारस वाले बेल्ट में आपकी परमानेंट सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगी, बंगाल और बनारस वाले बेल्ट में आपको देखने को मिलती है। अब देखो एक इसी तरीके से बंदोबस्त आता है जिसका नाम होता है महालवाड़ी बंदोबस्त। महालवाड़ी एक्चुअली क्या था, महाल मतलब होता है गांवों का समूह, ठीक है। तो ये कुछ गांवों के समूह के जो लीडर्स थे उनके थ्रू लिया जाता था, ठीक है। तो महाल का मतलब क्या था, गांवों के समूह से संबंध था। जो आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था है, मैक्सिमम एरिया पे 51% एरिया पे भारत के आपकी रैयतवाड़ी बंदोबस्त ही फेमस थी, ठीक है। सबसे फेमस बंदोबस्त रैयतवाड़ी बंदोबस्त थी। हालांकि सारे के सारे बंदोबस्त ने किसानों के मतलब कई वर्गों को जन्म देते हैं, ठीक है। एक बार पेपर में क्वेश्चन बन के भी आया कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए उन्होंने कई सारे विभिन्न मतलब बंदोबस्तों का या कर सिस्टम को जन्म दिया। कथन कारण में क्वेश्चन बन गया था और कारण में लिखा था इसने कई वर्गों को जन्म दिया, ठीक है। कई वर्गों को जन्म दिया, कई सारे नए जमींदार समूह आते हैं, नए किसान समूह आते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। इसी जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, इसी के ओरिजिनेटर या संस्थापक हम लोग कह सकते हैं, कौन माने जाते हैं, सर टॉमस मुनरो माने जाते हैं, सर टॉमस मुनरो माने जाते हैं। सर टॉमस मुनरो आगे चल के मद्रास के गवर्नर भी बनते हैं 1820 और 1827 में चल के, ठीक है। 1820 से 1827 में ये क्या बनते हैं, मद्रास के गवर्नर बनते हैं। अब बात आती है एक बार कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंध अकेले टॉमस मुनरो का नहीं है, टॉमस मुनरो के साथ कैप्टन रीड भी शामिल थे, ध्यान देना है, कैप्टन रीड का भी संबंध था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त थे। इन्होंने मिलकर मद्रास में क्या किया था, मद्रास वाले बेल्ट में बेसिकली जो मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में भी कुछ एरिया में आप देखोगे शामिल था, तमिलनाडु में आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू था, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 1820 टू 1827। आपने समझ लिया कि कितने परसेंट एरिया पर रैयतवाड़ी था। सर टॉमस मुनरो का संबंध किस बंदोबस्त से है, बंदोबस्त के प्रकार देख लिए, अस्थाई और रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, कुछ बेसिक इंट्रो अपने अस्थाई बंदोबस्त के बारे में देख लिए। अस्थाई बंदोबस्त में आपको बता दूँ, एक 10/11 और 1/11 का कॉन्सेप्ट था। अब बताओ 10/11 और 1/11 क्या है, चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो। परमानेंट सेटलमेंट में था। और परमानेंट सेटलमेंट कौन लेके आया था, क्या कार्नवालिस लेके आया था, यस या नो, आंसर करना है। यस लिखेंगे तो पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, यस सर कार्नवालिस ने लागू किया था। नो बोलेंगे तो नहीं सर कार्नवालिस ने नहीं, फला भैया ने लागू किया था, ठीक है, ये बता सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद से जब देखेंगे भारत में अंग्रेजी कंपनियों का क्रम मैंने आपको पढ़ाया है। इसी में आप देखोगे कि जो भारत में एक कंपनी थी फ्रांसीसी कंपनी, अंग्रेजों को इक्वल टक्कर दे रही थी एक समय के बाद, वो इकलौती कंपनी थी फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी को कहीं ना कहीं डुप्ले के द्वारा लीड किया जा रहा था। फ्रांसीसी कंपनी की एक जो दुविधा की बात ये थी कि वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी, ठीक है, वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो यूके यानी ब्रिटेन की कंपनी थी, वो एक प्राइवेट कंपनी थी। सरकारी कंपनी होने का क्या होता है कि सरकार उसके रूल्स और रेगुलेशंस में कंट्रीब्यूशन निभाती है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में रूल्स और रेगुलेशंस के उतने दिक्कत नहीं होते हैं। तो 3 कर्नाटक वार हुए हैं, ध्यान देना, प्रथम कर्नाटक वार, तृतीय कर्नाटक वार लिखा है, द्वितीय कर्नाटक वार, 3 कर्नाटक वार लिखा है। पहले कर्नाटक वार में डुप्ले ने लीड किया, दूसरे कर्नाटक वार के समय डुप्ले को भेज दिया जाता है, ठीक है। डुप्ले की जगह आप बताओगे कौन भेजा जाता है, डुप्ले की जगह फिर कौन आता है जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में समझौता करता है, एक संधि करता है। अभी तो संधि का नाम हम लोग पढ़ेंगे। तो डुप्ले की जगह कौन आया था वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। डुप्ले ने बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए थे। कहा जाता है कि डुप्ले ने दिखाया कि भारत पे कैसे शासन कर सकते हैं, ठीक है। डलहौजी ने डुप्ले से सीखा यार भारत पे कैसे शासन कर सकते हैं। अब देखो, तो कर्नाटक वार किसके बीच में हुआ, तो भाई कर्नाटक वार हुआ आपकी फ्रांस वर्सेस इंग्लिश के बीच में। कंपनियों के बीच में क्या अंतर है ये मैंने आपको समझा दिया। पहले कंपनियों के आगमन का क्रम इसके पहले तो कराया हुआ हूँ। तो जो पहली संधि मतलब युद्ध होता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध हम लोग जिसको कहते हैं, ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मुद्दे पे हुआ था, ठीक है। और
पेरिस में ही ये फ्रांस में एक्स-ला-शापेल की संधि से इस प्रथम कर्नाटक वार का फर्स्ट कर्नाटक वार का अंत होता है। फर्स्ट कर्नाटक वार का अंत होता है, ठीक है। डुप्ले यहाँ पे ट्रीटी करेगा और ट्रीटी में क्या होता है कि भाई एक समझौता होता है, जीत जाता है, लेकिन जो मद्रास है, ठीक है, जो मद्रास है वो फ्रांसीसी जीत जाते हैं और इस ट्रीटी के बाद वो क्या करेंगे, फिर से इंग्लिश को वापस कर देंगे, यानी यूके को वापस कर देंगे, इंग्लिश की जगह यूके को वापस कर देंगे, ठीक। और इंग्लिश के कब्जे में पुडुचेरी आ जाती है, वो इनको वापस कर देते हैं। पुडुचेरी को किसकी में जाती है, PUD लिख देते हैं। पुडुचेरी किसके पास आ जाती है, तो पुडुचेरी आ जाती है आपकी फ्रांस के पास, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हमको पता है कि पुडुचेरी का डिवीजन 3 पार्ट में है अभी करंट में। आप उन चाहो तो तीनों पार्ट्स का नाम, ठीक है, माहे, कराईकल, ये आप बता सकते हो, ठीक है। उन तीनों पार्ट्स को बता सकते हो कि किस किस एरिया में है, ठीक है, और कौन एरिया सबसे बड़ा है, ठीक है, और ये काम कर सकते हो। अब आ जाओ इसके बाद से एक्स-ला, तो ए का तो भाई 4 हो गया। अब देखो वैसे तो ए का 4 मिलाते ही आंसर मिल गया, ए का 4 मिलाते ही आंसर मिल गया। अब ए का 4 बहुत सिंपल था भाई, फिर तो ये बहुत ही आसान था। ए का 4 मिलाते क्या हुआ, हमको आंसर मिल गया। बट हम लोग थोड़ा सा और काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि भैया केवल एक से काम ना चले, थोड़ा ज़्यादा से काम चलाना पड़े। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बी का इसके हिसाब से क्या होगा, बी का 1 होगा, बी का 1 होगा, अर्थात तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का संबंध यहाँ पे किससे रख रहा है, ठीक है। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का संबंध रख रहा है पेरिस की संधि से। पेरिस की त्रुटि से क्या हुआ था, जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है उसका संबंध था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये अनिर्णायक युद्ध था, ध्यान देना है, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या था, एक अनिर्णायक युद्ध था। अच्छा आप बताओ, इन तीनों युद्धों में से पहला तो मैंने बता दिया, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मुद्दे पर हुआ था। इनमें से कौन सा ऐसा युद्ध था जो भारत में उत्तराधिकार के मुद्दे पे ये दोनों भिड़ गए। 2 एरिया थे, ठीक है, उन दोनों एरियो में उत्तराधिकार की लड़ाई थी। 2 क्षेत्र थे, उन दोनों क्षेत्रों में, ठीक है, एक चांद साहब का क्षेत्र था, ठीक है। बस मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं उम्मीद करूंगा मेरे दोस्त मेरे भाई आप सब बताओगे, ठीक है। नहीं बताओगे तो मैं कल क्या करूंगा, फिर से वो ट्रीटी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इनमें से कौन सा था जो भारत में उत्तराधिकार के मुद्दे पर भिड़ गए थे, द्वितीय कर्नाटक युद्ध या तृतीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। अच्छा ये आपका हो गया, ये तो अनिर्णायक युद्ध था। द्वितीय युद्ध क्या था, अनिर्णायक था, क्योंकि डुप्ले को बुला लिया गया, डुप्ले की जगह एक दूसरे को भेजा गया। मैंने ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, और वो आते हैं और क्या कहते हैं भाई, सीधे संधि कर लेते हैं, ना युद्ध में जीत हुई ना हार हुई, ट्रीटी खत्म। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस ट्रीटी से खत्म हुई, क्या आप बता सकते हो द्वितीय कर्नाटक युद्ध? अब देखो यहां पर लिख रहा है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध आपसे पूछे कब हुआ था, तो ये 1746 में स्टार्ट हुआ था, 1746 में स्टार्ट हुआ था, 1748 तक गया था, ठीक है। इसके बाद से 2 ही 3 साल बाद आप देखोगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है 1749 में, ठीक है, और 1749 में तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसके बाद से 1758 के अराउंड स्टार्ट होता है, 1758 के अराउंड स्टार्ट होता है, और 1767 से स्टार्ट होता है आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध, 1767 से स्टार्ट होता है और 69 तक चलता है प्रथम मैसूर युद्ध, ठीक है। और इसको लीड कौन कर रहा था, हैदर अली या टीपू सुल्तान? इसको लीड कर रहे थे टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। मैसूर हमको पता कि जब मैसूर में कौन सी डायनेस्टी, पहले एक वाडियार डायनेस्टी हुआ करती थी, वाडियार डायनेस्टी के ही ऊपर क्या है, मैसूर साम्राज्य की नींव पड़ी थी, ठीक। तो टीपू सुल्तान यानी विजयी हुए थे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है। तो ये ब्रिटिश की इसमें क्या हुई है, हार हुई है, ब्रिटिश क्या हुई है। पूछना सकता है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी, ठीक है। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, ये दिमाग में अपने आप लोग रखिएगा, या 4 हुए हैं, ठीक है। अच्छा अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लॉर्ड डलहौजी के ऊपर। कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का मतलब क्या हुआ भैया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जानना है। डलहौजी की विजय नीति का मतलब हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। थोड़ी इंग्लिश गलत होगी तो माफ करना आप लोग, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ऊपर पूछ रहा है भैया। एक तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का संबंध किससे है, तो ये संबंध है आपका लॉर्ड डलहौजी से, ठीक है। पेपर में कभी कोई घटना पूछ दे, इसके संबंध इस समय कौन वायसराय था या कौन गवर्नर जनरल था, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। अब देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का संबंध तो एक तो क्वेश्चन से ही कल को कभी क्वेश्चन बना सकता है आपका, यहाँ पे एक आंसर छिपा हुआ है, लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स,
पॉलिसी का शिकार पहली बार कौन हुआ? तो एक तो ये दिया किसने, ये पता चल गया। झांसी हुई, करौली हुई, सतारा हुआ या संबलपुर हुआ? तो देखो अगर आप देखोगे तो 1848 में सतारा इसका पहला शिकार बनता है। सतारा 1848 में पहला शिकार बनता है। अगले ही वर्ष 1849 में जैतपुर, ठीक है, जैतपुर और संभलपुर शिकार बनेंगे। ठीक है, कब? 1849 में, 1849 में। इसके बाद से आगे बघाट की बारी आती है। ठीक है, बघाट 1850 में शिकार होता है। 1850 में बघाट क्या होगा? डॉक्टर ऑफ लैप्स का शिकार होता है। बघाट के बाद से अगली बारी आपकी होती है झांसी की। झांसी कब होती है? 1853 में। 1853 में शिकार होती है। ठीक है, डॉक्टर ऑफ लैप्स की बाद में रानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा इसका विद्रोह किया जाएगा। ठीक है, विरोध किया जाएगा और 1857 की क्रांति में आप इसका कन्वर्ट देखते हो। नागपुर का इसके बाद हुआ था। नागपुर का कब हुआ था? ठीक है, नागपुर का 1854 में हुआ था। तो ये ऑर्डर कभी भी पूछ सकता है। तो ऑर्डर में क्या हुआ भाई? अभी जो स्क्रीन पे है उसके हिसाब से सतारा इज द फर्स्ट, सतारा फर्स्ट है। तो आंसर हो गया क्या? बी। इसके वजह से सेकेंड आपका यहाँ पे आ गया, बघाट हो गया, झांसी हो गया, ठीक है, नागपुर हो गया। ये नोट कर लेना आप लोग, ऑर्डर भी कभी भी क्वेश्चन बना के दे सकता है। देखो इनका नाम है प्रोफेसर डी.के. कर्वे। ठीक है, प्रोफेसर डी.के. कर्वे को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ठीक, अभी कुछ लोगों को भारत रत्न दिया गया है। करंट में खैर मैं पढ़ाने वाला हूं, आप चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो सर इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया है। ठीक, तो डी.के. कर्वे को भारत, या हम लोग ऐसे सम्मानित करके बोले तो भारत रत्न डी.के. कर्वे। ठीक है, डी.के. कर्वे का फुल नेम क्या था? चाहो तो कमेंट करो। ठीक है, इनका एक्चुअली नाम है प्रोफेसर डी.के. कर्वे, यानी शिक्षा से जुड़े हुए थे। ठीक, महिलाओं के क्षेत्र में, ठीक है, महिला सुधार के संदर्भ में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पे क्या करा भाई? सती प्रथा। जब मैं महिला सुधार की बात बोलता हूँ तो सती एक बुराई देखने को तो मिलती ही मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर सती प्रथा पे प्रतिबंध बहुत पहले लग चुका है। आप बता सकते हो कब लगा हुआ है? तो सती प्रथा, इसका डी.के. कर्वे का संबंध कब है? ये 1900 के अराउंड, 1900 के अराउंड डी.के. कर्वे का संबंध आता है। अराउंड 1900, जैसे 1906 में उन्होंने बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में क्या कहता, पहला महिला विद्यालय खोला था। ठीक है, महिला विद्यालय खोला था। ठीक है, तो नॉर्मली आपको डी.के. कर्वे की जो एक्टिवली आपको हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं वो अराउंड 900 के देखने को मिलते हैं, और सती प्रथा पहले ही खत्म हो चुकी है। तो भाई सती प्रथा के संदर्भ में तो ये सही नहीं है स्टेटमेंट, सती प्रथा के संदर्भ में नहीं सही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जब ये मैंने बोला प्रोफेसर टर्म्स, जब मैंने बोला ना, आपको ये पता है, तो इसका एक आंसर तो निकल गया कि स्त्री शिक्षा यानी वुमेन एजुकेशन से भाई इनका संबंध तो रहा ही होगा। ठीक है, इनका संबंध विधवा पुनर्विवाह से भी था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में भी इन्होंने काफी एफर्ट्स किए हुए हैं। विधवा पुनर्विवाह की रोकथाम के लिए भी इन्होंने काफी एफर्ट्स किए हैं। ठीक है, तो इन दोनों से, वैसे तो प्रोफेसर थे, दोनों में से सिंगल ऑप्शन टिक करना हो तो ऑप्शन नंबर सी, बट बाद में यूपी पीसीएस भी इसको मानती है और आयोग के द्वारा इसका दोनों आंसर माना जाता है, सी एंड डी दोनों आंसर इसका एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, अगला आएंगे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमको पता कि भारतीयों ने ब्रिटिशर्स का सहयोग किया था, गांधी जी ने बहुत एक्टिवली सहयोग किया था। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। आगे बात समझ में, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनी थी, जिसकी अध्यक्षता भी आप देखोगे कौन किया था, तो महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता भी किए थे। महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता भी किया हुआ था। ठीक है, इसकी महात्मा गांधी जी की द्वारा जब इसकी अध्यक्षता की गई थी दिल्ली में 1919 में, नवंबर 1919 थी। एग्जैक्ट डेट देखेंगे तो 24 नवंबर 1919 देखने को मिलती है। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा यानी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? देखो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ना, वो इनिशियली बहुत अच्छे लीडर थे और उन्होंने गांधी जी का विरोध किया था कि आप रिलीजियस मूवमेंट में साथ मत दे। तो जिन्ना जी तो इसमें नहीं थे, जिन्ना जी तो इसमें नहीं थे, सीधी बात है। इसमें दो लोग हैं, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधु इनको हम लोग कहते हैं। ये इसमें इनके एक्टिव नेता थे। ठीक है, एक्टिव नेता थे, ये आप लोग दिमाग में रखेंगे। इसके बाद से अगला है देवबंद आंदोलन। ठीक है,
यूपीपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक सुधार होते हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार होते हैं, या पुनर्जागरण से पूछा था कि 19वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण की घटना देखने को मिला उत्तर प्रदेश में, उस पर चर्चा करने के लिए बोला था। तो उसमें बहुत सटीक पॉइंट एक आपका क्या बन सकता है, देवबंद आंदोलन। तो प्री का मेंस में यूज सीधी सी बातें समझ जाओ। देवबंद आंदोलन एक रिलीजियस मूवमेंट था, ठीक है, धार्मिक आंदोलन था, मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था, पुनरुत्थान से संबंधित था। ये बेसिकली जो इस्लामिक बुक्स है, ठीक है, उनको सम्मान पहुंचाना था, ठीक है, मतलब उनकी तरफ झुकाव था। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध था, ठीक है, पाश्चात्य संस्कृति का, पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर का विरोध था, ठीक है। अब बताते कि जो ये आप देखने को मिल रहा है कि भाई देवबंद आंदोलन, जिसको हम लोग देवबंद मूवमेंट कहते हैं, ठीक है, देवबंद मूवमेंट। तो पहली बात आती है कि भाई कि देवबंद मूवमेंट हुआ कब हुआ। तो ध्यान देना, देवबंद मूवमेंट जो आपका है वो 1866 में हुआ है। लीडर्स कौन थे, तो लीडर्स में इनके दो नाम आते हैं। पहले जो लीडर थे वो थे ननौतवी, ध्यान देना है, मोहम्मद कासिम ननौतवी, मोहम्मद कासिम ननौतवी, ये पहले लीडर थे। दूसरे लीडर जो इसमें देखने को मिलते हैं वो हैं रशीद अहमद गंगोई, ठीक है, वो हैं रशीद अहमद गंगोई, ठीक है। ये संस्थापक है या इस आंदोलन के नेतृत्व करता है, ठीक है, ये दिमाग में रखेंगे। तो इसका आंसर आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, 1866, 1866 आंसर्स मिल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मोतीलाल नेहरू। ये तो मैंने पढ़ाया है कि जब गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, तो मोतीलाल नेहरू का टकराव हो जाता है कांग्रेस से। किस मुद्दे पे कि भैया हमको काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इसमें सहमत नहीं होती काउंसिल इलेक्शन के पार्टिसिपेशन में। मोतीलाल नेहरू जी का कहना था कि अगर हम लोग काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रिटिश सरकार को काम नहीं करने देंगे, हस्तक्षेप करेंगे, अपने लोगों के लिए सुधार की मांग करेंगे। इसी मुद्दे पे टकराहट होती है और कांग्रेस छोड़ देते कौन, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। और ये लोग 1923 में एक पार्टी बनाते हैं जिस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। ठीक, स्वराज पार्टी कब बनी है, 1923 में बनी है। ये मैं पहले भी करा चुका हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में एक क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 1919 को। बाद में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर एक कमेटी बनी थी, जिस कमेटी को हम लोग कहते हैं तहकीकात कमेटी। एक जांच समिति थी, ठीक है, जिसकी ड्राफ्टिंग किसने की थी, मैंने पहले बताया आपको, जिसकी ड्राफ्टिंग की थी महात्मा गांधी जी ने। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, प्रेसिडेंट इसकी कौन थे इस समिति के, तो वो MMM मदन मोहन मालवीय थे। रॉलेट एक्ट आप लोग बताएंगे कब आया था। रॉलेट एक्ट के ही विरोध में जलियांवाला नरसंहार हुआ था। ये भी 1919 की घटना है, 1919 की घटना है। साइमन कमीशन 1927। क्रिप्स मिशन को आप लोग कमेंट कर दो, क्रिप्स मिशन कब आया था आप लोग कमेंट कर दो, ठीक है। इसी घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है। और भी घटनाएं हुई थी त्यागों की, मैं पहले बताया हुआ हूं, आप लोग भी बता सकते हो। इसके पहले मैंने बहुत डिटेल में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां, यहाँ पे एक पर्सनालिटी का नाम लिखा गया है, खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते थे। इन्होंने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया, अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया। तो देखो, सीमांत गांधी इनको कहते हैं। एक्चुअली सीमांत क्षेत्र में इनका संबंध था। जब इन्होंने क्या किया था, बेसिकली इनके द्वारा एक मूवमेंट चला गया था जिसको हम लोग लाल कुर्ती मूवमेंट भी कहते हैं, क्योंकि जो इनके बंदे थे, जो इनके लोग थे, वो लाल शर्ट पहन के रहा करते थे, इसके लिए उसको हम लोग लाल कुर्ती आंदोलन कहते हैं। एक्चुअली इसका नाम था खुदाई खिदमतगार आंदोलन। एक्चुअली इनके द्वारा जो चलाया गया आंदोलन था उसका नाम क्या था, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। खुदाई खिदमतगार आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, ठीक है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन को हम लोग क्या कहते हैं, लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। किसने चलाया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया गया था। पठान बेसिकली ये लोग होते हैं और अंग्रेजों का बहुत तगड़ा इन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। अघन्या मैंने हमेशा आपको बताया, अघन्या गाय को कहा जाता है,
ठीक है, क्योंकि गाय अघन्य मतलब ना मारे जाने योग्य, ठीक है, तो गाय का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा था, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया गाय के लिए कहा जाता था, ठीक है, ये टर्म्स किसके लिए, गाय के लिए। अब देखो यहां पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, कहां पे 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, ठीक है। 11 हेडेड बोधिसत्व इमेज कहाँ मिलता है, तो 11 हेडेड बोधिसत्व इमेज जो है आपका ये कन्हेरी गुफा में मिलता है। कन्हेरी गुफा आपकी कहाँ पे है, मुंबई में है। कन्हेरी गुफा कहाँ पे है, मुंबई में स्थित है। एक्चुअली ये बौद्धिज्म से संबंधित गुफा ही है, ठीक है, बौद्ध धर्म से या बौद्धिज्म से, ठीक है, रिलेटेड ये गुफा है। तो ये दिमाग में रखना है कि इसका संबंध हो गया कन्हेरी से, ठीक है, ये डायरेक्टली फैक्चुअली क्वेश्चन है, दिमाग में रखना है। 13वां क्वेश्चन, देखो कभी भी जो चैत्य और बिहार बनते थे, ठीक है, पहले चैत्य और बिहार क्लियर है, कोई तो दिक्कत नहीं, इसके पहले की क्लासेस में हमने बताया हुआ है, ठीक है। तो चैत्य और बिहार नॉर्मली क्या होता था ना, चट्टानों को काट कर बनाए जाते थे। और बस यहाँ पे आपको देखो, बस ये सिंपल सी बात है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, चैत्य और बिहार नॉर्मली चट्टानों को काट कर बनाए जाते थे। अब देखो क्या कह रहा है, पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूनफल्ली में एक लोकेशन दे रहा है, कह रहा है कि यहाँ के जो प्रारंभिक चैत्यगृह हैं और जो बिहार हैं वो चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो अपने लिए सिंपल दिमाग रखो, चट्टानों को काटकर बनाए जाते थे, बिल्कुल सही बात है। फिर आपको लोकेशन से डाउट में डाला कि पूर्वी दक्कन में चैत्य और बिहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए। चैत्य और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए जाते थे। स्वतंत्र चैत्य और बिहार की संख्या ना के बराबर है, ठीक है, इक्की दुक्की भले एग्जाम्पल हो, तो इसके आंसर्स क्या है, दोनों सही बात है, ठीक है। यहाँ पे जैन तीर्थंकर्स के नाम है, ठीक है, और यहाँ पे उनको किस टाइटल से, ठीक है, विभूषित किया जाता था, उनसे उनका नाम है, ठीक है, कि किन टाइटल से उनको नवाजा जाता था। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, एक तो होमवर्क ये है कि किस नंबर के ऑर्डर, इनका एक तो क्या करना है, ऑर्डर तैयार कर लेना आपको, ठीक है। कुल जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं ये अपने दिमाग में रखनी है, ठीक। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के बारे में और पार्श्वनाथ जी के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स याद रहना चाहिए, ठीक है। पार्श्वनाथ जी का भी संबंध आपको पता होगा, अयोध्या से था। अब देखो संभव इस समय क्या है, इस वक्त सबसे तेज चलने वाला जो साधन था वो क्या था, घोड़ा था। ट्रेवलिंग का सबसे अच्छा साधन क्या था, तो कम समय में अगर दूरी को तय करना है तो संभव तरीका क्या था, अश्व था। अश्व संभव तरीका था। संभवनाथ का संबंध किससे है, अश्व से, ये हमेशा याद रखो। सर्प में ये ऊपर वाला देख रहे हो ऐसे, ये जो है पार्श्वनाथ में यही सेम साइन आपको देखने को मिलता है और किसी भी तीर्थंकर में नहीं देखने को मिलता। तो इजीली मैच कर जाता है सर्प का पार्श्वनाथ, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब ये दो मिलाओ, तो दो मिलाओगे आप लोग तो हो जाएगा डी का 3 हो जाएगा और सी का आपका, सॉरी डी का 2 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा। मिलाते हैं, डी का 2 और सी का 3। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी ए का 1 होगा और बी का 4 होगा। ए का 1 होगा, ठीक है, यानी आदिनाथ का संबंध किससे है, वृषभ से। आदिनाथ का संबंध वृषभ से है और मल्लीनाथ का संबंध किससे है, जल कलश से। मल्लीनाथ का संबंध किससे है, जल कलश से। क्लियर बात, मल्लीनाथ का संबंध जल कलश से है। ओके, ये आंसर हो गए। 5वां बराबर की गुफाओं के ऊपर है। बराबर की गुफा हमको पता है अशोक के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। इसमें कुल कितनी गुफाएं, 4 गुफाएं, इसमें से 3 गुफाओं का निर्माण खुद अशोक ने करवाया था, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें से 3 गुफाओं का निर्माण किसने करा था, अशोक के द्वारा कराया गया था। और गुफा की दीवारों पे कुछ चित्रकारी देखने को मिली है। अब सोचो, यूपी पीसीएस के मेंस में क्वेश्चन आया मौर्यकालीन चित्रकला के ऊपर, मौर्यकालीन कला के ऊपर चर्चा करने के लिए, तो यहाँ पे गुफा चित्रकारी पे, खासतौर पे स्थापत्य पे अलग से उसमें पॉइंट लिखा था। स्थापत्य पे विस्तृत चर्चा करनी थी, तो गुफा चित्रकारी पे आप कर सकते हैं। बराबर की पाली या बराबर की जो गुफाएं थी उस पर आप चर्चा कर सकते थे, ठीक है। इसके वॉल्स पे आपको चित्रकला भी देखने को मिलती है। कह रहे ये गुफाएं किसको संबंधित थी, तो आजीविकों को संबंधित थी। आजीविकों के संस्थापक कौन माने जाते हैं, आप बता सकते हो। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, गलत स्टेटमेंट पहचानना है। कह रहा ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। भाई ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का दौर किससे संबंधित है, महाजनपद काल से संबंधित है। और हमको पता है भैया मगध महाजनपद था। मगध में कई सारी डायनेस्टी थी, चौथी डायनेस्टी आपकी मौर्य डायनेस्टी थी, ठीक है। और मौर्य डायनेस्टी में भी तीसरा जो शासक था वो अशोक था, ठीक। तो ये काफ़ी दूर 302 में तो मौर्य डायनेस्टी पड़ती है, उसके बाद की ये घटना है, तो काफ़ी पुरानी घटना है, मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। तो इसका नंबर ऑप्शन यही गलत है, यानी यही आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी।
सिंपल सी बात है, कुछ चीजें आपको ऊपर की कहानी नहीं भी पता थी ना, यहां फोकस करते तो आंसर्स मिल जाता। तो कितनी बार बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता है बट यहां से तंदुरुस्त हैं, काम किए पेपर पे, तो आंसर्स मिलना आसान हो जाता है। ठीक है, आंसर्स मिलना आसान होता है। अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था, पहला नंबर क्वेश्चन, इसके आंसर्स हैं शांति घोष। इसके आंसर कौन है? इसके आंसर शांति घोष। शांति घोष 1913 के अराउंड जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी कौन? शांति घोष। तो शांति घोष का संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से, क्विट इंडिया मूवमेंट से इनका कोई संबंध नहीं है, बाकी सभी लोग का संबंध है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।